ठीक। तो आइए नाजरीन, आज हम जो है ना आपके सामने जो है ना जिस शख्सियत को पेश करने के लिए आज हमने सुबह सुबह एक मूड बनाकर निकला, तो जो है ना हमारे सामने जो है ना एक ही जहन में जो है ना एक शख्सियत थी। वो भाभी जी घर पे हैं में मॉडर्न कॉलोनी के, आपने देखे होंगे कि 3 चिरांदे जो नित नए तरीक़ों से पब्लिक को परेशान करते हैं, अपनी बेवकूफ़ियों से जो है ना लोगों के काम उलट पलट करते रहते हैं, और लोगों से, संजीदा लोगों से जो है ना मार खाना, उनसे गुस्साए जाना। लेकिन उनकी पुरानी आदतें जो हैं इन तीनों की ऐसी थी कि जो है ना इस एक का किरदार जो है टीका है, एक मलखान है। लेकिन आज जब हमने हर तरह से जो है ना तय कर लिया कि जो है ना हम तीनों में से किसी को ना किसी को ज़रूर पकड़ें, मॉडर्न कॉलोनी में नहीं, जब हम कुर्ला से निकले, मेरे साथ हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त शेख अब्दुल्ला मसरूर भी थे। तो उनके साथ जब हम निकले तो हमें एक नेशनल हेराल्ड की मीटिंग में गुजरते हुए जाना था। तो जो है ना हमने सबसे पहले लोकेशन मांगा, तो एक ऐसी सबसे पुरानी चिरांद का जो संजीदा भी है और सीधी सादी मिजाज और तबीयत रखने वाली एक शख्सियत, आपने देखा होगा तिवारी का बहुत अच्छा वफादार नौकर, जिसकी तनख्वाह नहीं मिलती लेकिन वफादारी नहीं छोड़ता बंदा। तो इस दौर में ऐसे वफादार नौकर की तलाश में हम जब निकले कुर्ला से, तो मुख्तलिफ रूट से होते हुए जब हम उनके दौलत खाने में पहुँचे, तो वो हमारा इंतज़ार करते हुए पाए गए। जब दरवाजे की बेल बजने से पहले जो है ना जो शख्सियत सामने थी वो थी मॉडर्न कॉलोनी की तीसरी चिराग, यानी सैयद सलीम जैदी। आपने देखा होगा कि उस किरदार में टिल्लू ने इतना खूबसूरती से जो है ना लोगों को, फैमिली को, बच्चों को, बड़ों को ऐसे बांधे रखते हैं कि जो है ना ऐसा लगता है कि जो है ना भाभी जी घर में है, घर पे है, कि सीरियल से अगर ये किरदार हटा दिया जाए तो मैं समझता हूँ हंसने हंसाने के मौके बिल्कुल ना के बराबर होंगे। तो नाजरीन, हम आपको उस दिलचस्प शख्सियत के साथ रूबरू करते हैं। तो आइए, ये है हमारे वो तीसरी चिराग मॉडर्न कॉलोनी की, जिन्हें सैयद सलीम जैदी कहते हैं। जी, सैयद सलीम जैदी साहब, नाजरीन और हमारे त्रियाख उर्दू माहनामा के खारीन ये जानना चाहेंगे कि आपकी अदाकारी का जो सिलसिला है, क्या ये आपके कॉलेज के दौर से है या मौरूसी है, कि आपसे पहले भी कोई इंडस्ट्री में या थिएटर में मौजूद थे? नहीं, मैं अपने ख़ानदान में पहला कलाकार हूँ। मेरे ख़ानदान में ज़्यादातर टीचर रहे हैं और रेलवे डिपार्टमेंट में रहे हैं, पुलिस में रहे हैं, लेकिन अदाकारी की दुनिया में कोई नहीं था। और ये शरफ मुझे मिला कि ख़ानदान का इकलौता चिरांद हूँ मैं इकलौती चिरांद हूँ जो इंडस्ट्री में आई और सबके गुर्दे छीन ली। हाँ, ये जो बात है आपका सैड वर्ड जो कलमा है कि भाई गुर्दे छील दूंगा, ये जो मखसूस मुकाम का डायलॉग है, ये क्या ये आपकी अपनी इजाद है? नहीं, इसमें मैं पूरा श्रेय देना चाहूँगा हमारे राइटर मनोज संतोषी जी को। जी, उन्होंने डायलॉग दिया गुर्दे छील दूंगा जी। तो उसमें टिल्लू का जो अंदाज है जी, वो पहले मैं ऐसे ही बोलना चाह रहा था, लेकिन हमारे डायरेक्टर, लेजेंडरी डायरेक्टर शशांक वाली सर ने कहा कि सलीम कुछ आवाज चेंज करो। अच्छा। तो बहुत सी आवाज पे मेहनत की गई, आखिर में जो आवाज निकली और फाइनल हुई वो कुछ इस तरह से थी कि कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और टिल्लू से दुश्मनी बहुत ही हानिकारक हुआ। कसम खा के कह रही हूँ सेठ जी, कसम खा के कह रही हूँ, अगर तुमने 6 महीने की तनख्वाह नहीं दी तो टिल्लू तुम्हारे गुर्दे छील लेगा। तो ये आवाज जी लोगों को इतनी पसंद आई कि इसे मैग्नेटिक वॉइस का खिताब भी मिला, लोगों के दिलों पर जाकर ये आवाज लगी, सबने बहुत पसंद की आवाज। ये आवाज जो आपकी है, इसी तरह का एक तजुर्बा इस सदी के महानायक अमिताभ जी ने एक फिल्म में की थी, मैं आज़ाद हूँ शायद। उसमें उन्होंने अपनी आवाज़ को बदल के जो है ना पूरी फिल्म में डायलॉग डिलीवरी अदा की। लेकिन मैं समझता हूँ ना वो फिल्म चली
और ना वो उनकी वो आवाज़ चली, जो उनकी ज़ाती आवाज़, असली आवाज़ थी, वही आवाज़ का क्रेज़ आज भी नाज़रीन के जहन में है। लेकिन पिछले 6-7 सालों से जो छोटे पर्दे की कामयाब आवाज़ जो मुख्तलिफ है, जो उनके अदाकारी और उनके फ़न में शामिल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक तजुर्बे के तहत ही आती है। और हम सलीम साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि बाकायदा आपने वॉइस ओवर की ट्रेनिंग ली है या बस यूं ही आप शरारतन जिस तरह बचपन में घर में किया करते थे? नहीं, कॉलेज एक हम टीचर के साहबजादे हैं, वालिद साहब हमारे टीचर थे। उन्होंने सभी भाई बहनों को बहुत पढ़ाया लिखाया, हमें भी पोस्ट ग्रेजुएट कराया साइकोलॉजी में। लेकिन कॉलेज से ही मैं स्टेज से जुड़ गया था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगा, क्योंकि क्रिकेट में मैंने नॉर्थ जोन खेला था और बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन बदकिस्मती की जब सेलेक्टर मौजूद थे तो उनके सामने मैं रन नहीं बना पाया। ऐसा 2 बार हुआ। तो हमारे बड़े भाई आदिल जैदी दिल्ली में थे। तो उन्होंने कहा कि सलीम ऐसा करो, अब तुम दिल्ली आ जाओ और मास कॉम करो। तो हमने अपने वालिद साहब से कहा कि पापा हम क्रिकेट नहीं मास कॉम करेंगे। तो भाई ने हमें दिल्ली बुला लिया। अच्छा, हम मास कॉम करने लगे। इसी बीच में मतलब जद्दोजहद करते करते हमें ऑल इंडिया रेडियो को पता चला। तो हमने दस्तक दी रेडियो के दरवाजे पर। वहाँ पर ऑडिशन चल रहे थे। माशाल्लाह उर्दू अपनी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान उर्दू रही है। वालिद साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें इल्म दिया है। तो वहाँ ऑडिशन दिया FM गोल्ड में। तो यकीन मानिएगा वहाँ जाने हजारों बच्चे थे, उसमें सिर्फ 4 सेलेक्ट हुए थे। और उन 4 में से बड़ी अहम बात, एक मैं भी था, सलीम जैदी। और नाम इतना बड़ा था कि लोगों को नाम याद हो गया था कि एक लड़का सेलेक्ट हुआ, सैयद सलीम असगर जैदी। तो वहां पर हमने FM गोल्ड में मतलब रेडियो जॉकी का काम शुरू कर दिया। और साथ ही साथ हमने थिएटर भी शुरू किया। जो लीजेंडरी डायरेक्टर रहे, शायद आप जानते हो, MS सत्यू जी, जिन्होंने पार्टीशन पर फिल्म बनाई थी गर्म हवा, फारूक शेख साहब को लेकर, बलराज सानी साहब। तो उनके साथ 5 साल थिएटर किया। दिल्ली में रह के ही हमें फिल्में मिलना शुरू हो गई। बलराज सानी साहब का था? नहीं, MS सत्यू जी का। सत्यू जी, हाँ। और इसके प्रोड्यूसर थे के कोहली साहब। और जो दारा शिको, जो थिएटर स्टेज ड्रामा लिखे हैं, वो दानिश इकबाल सर थे, जिन्होंने दारा शिको जो मैंने किया। एक थी अमृता, साहिल लुधियानवी, और भी बहुत से मैंने किए। तो उसमें मतलब लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला। जब थिएटर किया, तालियां मिली। जब तालियां ऐसी मिली तो हमने सोचा हम आरजे वारजे कुछ ना बनने के, ना हम वो मतलब कुछ नहीं करेंगे, अब हम एक्टिंग करेंगे। तो थिएटर करने लगे। थिएटर करते करते जब हम कर रहे थे साहिल लुधियानवी, तो भाग मिल्खा भाग की कास्टिंग चल रही थी और उसके कास्टिंग डायरेक्टर थे दिलीप शंकर। वो शो देखने आए थे। तो उन्होंने मेरा हरकिशन का किरदार देखा था, जो साहिर का दोस्त होता है। तो उर्दू का तलफ्फुज और सब कुछ देख के उन्होंने मुझे कास्ट किया था पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए। सलीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था भाग मिल्खा भाग में। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। और वो फिल्म जब रिलीज हुई तो मैंने सोचा जब ये फिल्म रिलीज हो रही है तो मैं मुंबई में हूँ। तो 2013 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो हमने वालिद साहब से कहा कि पापा हम मुंबई आना चाहते हैं। तो उन्होंने भी दुआएं दी और कहा बेटा जाओ और जो करना चाहते करो, लेकिन एक बात याद रखना, कभी खौफजदा मत होना, उस रब्बुल आलमीन पे यकीन रखना, उसकी रस्सी को मजबूत पकड़ना, अहले बैत की मोहब्बत दिल में रखना और मेहनत जरूर करना। बिना मेहनत के बेटा कुछ तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। बस मुंबई आ गए। मुंबई में आती ऐड वैड मिल गए अपने अमिताभ बच्चन साहब के साथ, करोड़पति KBC का ऐड मिला। फिर रणवीर कपूर के साथ रेनो गाड़ी का मिला, आमिर खान के साथ कुपोषण का। करते करते वो दिन आ गए जिसका इंतजार था। वो था भाभी जी घर पर है। और टिल्लू का किरदार ऐसा किया कि हर घर में रायता फैला दिया, बहुत ज्यादा रायता ज्यादा फैल गया। यही वो शख्सियत है जिसको घर घर और मुख्तलिफ बच्चों के, बड़ों के, सबके ज़हनों में रायता फैला चुका जी। और अब जब नजर नहीं आते किसी एपिसोड में सलीम जैदी, तो आपको अंदाजा होगा नाजरीन के तकरीबन 60 to 70% नाजरीन जो है ना मायूस होते हैं, यार टिल्लू नजर नहीं आ रहा। ये अहमियत होती है किरदार की। किरदार बड़ा या छोटा या खास कर लिखाए जाने का दबदबा बना के आजकल जो चल रहा है इंडस्ट्री में कि भाई राइटर्स को बार बार ये करते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि भाई ये नहीं ऐसा लिखो, मेरे लिए ऐसा लिखो। ये जो लिख कर दिया गया राइटर की जानिब से उसको अदा ऐसा करना कि नाजरीन जो है ना बस ये जो जुमले हैं, गुइयाँ छीलना, गुर्दे छील दूंगा, कहाँ गए थे गुइयाँ के खेत। अच्छा सलीम साहब, ये
घुइयां के क्या माने हैं? अक्सर नाज़रीन बोलते हैं कि भाई ये लफ्ज क्या है? ये घुइयां। घुइयां यूपी में बोला जाता है, एक अरबी सब्जी होती है। हाँ, अरबी जिसे बोलते हैं, वो घुइयां यूपी में बोलता है, घुइयां की सब्जी बना लो। जी तो बस वो घुइयां छील देंगे या घुइयां के खेत में जाओ, जी। तो राइटर की ये देन है, लोगों ने पसंद किया, वो रिपीट होने लगा, लोगों की जुबान पे चढ़ गया। ऐसे गुर्दे छील दूंगा, जी। तो ये कुछ हटकर था जो सिनेमा में या मतलब टीवी की दुनिया में आज तक ये अल्फाज आए नहीं थे, नए अल्फाज थे, लोगों को पसंद आए, जुबान पे चढ़ गए। फैमिली सीरियल की यही एक खूबी है कि नए नए हंसाने वाले अल्फाज जब किसी किरदार के मुंह से अदा होते हैं तो वो सारे अहले खाना की जो है ना चेहरों पे हंसी बिखरती है और वो सोच में पड़ते हैं कि भाई ये लफ्ज़ क्या है। तो ये जो सोच छोड़ते हैं नाजरीन के जहनों में, ना सिर्फ राइटर और राइटर का लिखा निभाने के लिए फुल और फुल किरदारों पे डिपेंड करता है और उस सीन के डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि इसको कैसे करीब से और कितना मुतासिर कौन अपनाया जा सकता है। सलीम साहब, जब आप थिएटर करते थे तो थिएटर में भी क्या ऐसे किरदार लेते थे जिसमें मजा या कॉमेडी होती थी? मैंने देखिए थिएटर जब किया तो कभी सोचा नहीं, मैंने ये सोचा जो भी किरदार मुझे मिलेगा, चाहे वो संजीदा हो या वो कॉमेडी हो, कुछ भी हास्य हो, कुछ भी हो, मुझे करना है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी ये सोच थी कि हर करेक्टर को जीना चाहिए कलाकार को, क्योंकि कलाकार वही है जो हर करेक्टर में फिट बैठ जाए। अगर आप एक छवि में रहते हैं तो वो मतलब किस्मत है आपकी, लेकिन एक कलाकार जैसे कि नसरुद्दीन शाह हैं, अनुपम खेर हैं, और अपने ओमपुरी साहब थे, या फिर राजपाल यादव, जॉनी लीवर, मतलब इतने किरदार इन्होंने किए हैं, तो पता चलता है कि ये इसे कहते हैं अदाकारी, इसे कहते हैं अदाकार। तो मेरी शुरू से ही सोच रही थी कि मैं हर किरदार करूंगा, तो मैंने थिएटर में हर तरह के किरदार किए हैं। लेकिन दुनिया याद रखती है साहिल लुधियानवी का वो शो, जिसमें मैंने 6 किरदार एक ही ड्रामा में, मतलब 1.5 घंटे का ड्रामा था जिसमें 6 करेक्टर मैंने किए थे। उसमें जाके कॉस्ट्यूम चेंज करना, करके आना, उसमें साहिर के बाप का रोल भी किया था। एक अलबेला साहिर की छवि दिखाई थी, अलबेला जो साहिर की शायरी सुनाता है, जिसमें एक नज्म लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी, शायद आप भी मुतासिर होंगे, हल्की सी याद आ रही है। याद होगा आपको कि पटियाला मतलब पंजाब में शराबबंदी हो गई थी, मोरारजी देसाई पीएम थे, तो साहिल लुधियानवी ने एक तंजिया लहजे में एक नज्म लिखी थी शराब के ऊपर। वो कुछ इस तरह से थी कि शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे हर्फ आता है। फसाद बंद हुए, लूटमार बंद हुई, हर एक रस्म जो थी नागवार बंद हुई, मकान बन गए बेघर बेकारियों के लिए, लिबास सिल गए नंगी कुंवारियों के लिए, कोई मरीज तरसता नहीं दवा के लिए, कोई ज़ईफ भटकता नहीं आशा के लिए, सितम का, गम का, जिहालत का दौर खत्म हुआ, बुलंद पस्त मैशत का दौर खत्म हुआ, लिहाजा शराब बंद करो अब यही बुराई है कि जिससे मुल्क की इज्जत पे हर्फ आता है। वाह। तो ये बात होती है नाजरीन कि ये गालिबन सलीम साहब ये ड्रामा जिसमें आपने ये नज़म दोहराई थी साहिर साहब की, किस सन की बात है? ये 2009 की बात है। 2009 में ड्रामों में जो आपने नज़म दोहराई थी स्टेज पर, वो आज भी जो है ना अजबर आपकी इनकी ज़बान पर ऐसी है कि इसको कहते हैं किरदार की ज़हानत। दिन गुजर जाए लेकिन जो आपको सिखाया गया है, बताया गया है, वो नक्श होकर रह जाता है। और सैयद सलीम साहब की पर्सनल खूबी, जब हम घर पहुंचे तो हमने ये देखा कि ये जितने मजाकिया किरदार स्क्रीन पर नज़र आते हैं, घर पर उन्हें बेइंतहा मज़हबी पाया, वक्त पे नमाज की अदायगी, और हमारे ही रूबरू जो है ना कुरान शरीफ रखा हुआ था, वहाँ कुर्सियाँ रखी हुई थी, एक तरफ अवार्ड सजाए गए थे। ये अवार्ड्स यूं ही सिफारिशी नहीं है, ये अवार्ड्स इनके अंदाज की, इनके किरदार की और इनकी मेहनत का एक एक्सेप्टेंस है नाजरीन की तरफ से जो इन्हें मिला है। ये अवार्ड नाजरीन की पसंद और किरदार के जो पुख्तगी को जो है ना जताती है। ये अवार्ड्स कीमती हों या कुछ और, ये सिर्फ सजाने की चीज़ नहीं होती। ये अवार्ड उस सन की, उस वक्त की, उस किरदार और उस माहौल की याद दिलाते हैं जिसमें हमारे सैयद सलीम साहब ने डूब कर अदाकारी की, उसको पाया, उसको हासिल किया, और न सिर्फ हासिल किया बल्कि अपनी जिद्दत, अपनी कोशिश और जहद को
बरकरार रखा। थिएटर के अलावा जब सैयद सलीम साहब आपको फिल्मों में पेशकश हुई तो आपने एडवर्टाइजमेंट की दुनिया को चुना। ये क्या वजह है कि जो है ना आप फिल्मों में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के ऑफिसों में चक्कर लगाने के बजाय एडवर्टाइजमेंट को कबूल कर लिया? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे थिएटर से बहुत बड़ा एडवांटेज मिला जी। क्योंकि दिल्ली में थिएटर बहुत पसंद करते हैं लोग, और बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े राइटर देखने के लिए आते हैं। अच्छा। मेरी खुशनसीबी रही कि जब मैं थिएटर कर रहा था तो लोगों ने मेरी अदाकारी को पसंद किया। यकीन मानिएगा, मुझे उस जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है उसकी जान कुर्बान उस रब्बुल आलमीन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपने सब्जेक्ट पे मेहनत करी कि मुझे अच्छी उर्दू, अच्छी अदाकारी, अच्छी डायलॉग डिलीवरी मुझे करनी है। कि लोग कहते हैं ना कि एक जब नूर होता है तो पतंगे खींचे आते हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने अंदर एक ऐसा नूर पैदा करूं, अदाकारी का एक ऐसा नूर कि जो डायरेक्टर हों या राइटर हों या कास्टिंग डायरेक्टर हों, उनकी तरफ वो रोशनी रुजू करे और लोग मेरे पास आए कि सलीम भाई तुम इस फिल्म में काम करोगे या इस ऐड के लिए तुम्हें एक ऑडिशन देने आना है। तो मैं बड़ा खुशनसीब हूँ इस मामले में, और इसमें सच बताऊं तो मेरे वालिदैन की दुआएं हैं, मेरे वालिद साहब की दुआएं रही हैं। बेशक यकीन मानिएगा उनकी दुआओं का नतीजा है कि आज फल फूल रहे हैं और मालिक हमें इज्जत से नवाज रहा है। जो कुछ भी है उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। और नौजवानों के लिए एक पैगाम भी है कि जिस बच्चे ने अपने वालिदैन की खिदमत कर ली वो कभी खाना खराब नहीं रहता, वो दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होता है। इसलिए अपने माँ बाप की खिदमत करते रहिएगा। तो जनाब बस थिएटर करते रहे तो फिल्म आने, हमें अभी कलाकार क्या होता है, जैसे मैंने दुकान लगाई है, तो जब कलाकारी की दुकान लगाई है तो कोई हमें कहे कि भाई फिल्म करोगे, हाँ कर लेंगे, ऐड करोगे तो हाँ कर लेंगे, टीवी सीरियल करोगे तो हाँ कर लेंगे। तो मैंने किसी चीज को मना नहीं किया, मैंने हर चीज को एक चैलेंज समझा कि मुझे करना है, क्योंकि हर चीज कहीं ना कहीं अदाकारी से जुड़ी हुई है। तो अदाकारी के सिलसिले को आप यूं का त्यों रखे हुए हैं, लेकिन आपको गायबाना तौर पे इसका एहसास है कि आपकी इमेज जो है ना बिल्कुल एक कॉमेडियन की बनती जा रही है। वो दरअसल बात यह है कि 2014 से ये आगाज हो गया था भाभी जी घर पर है, बड़ा कॉमेडी सीरियल है और 7 साल मुकम्मल होने को आ गए और आज भी इस शो की जवानी बरकरार है, लोग पसंद कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता नमूना यह है कि आज भी लोग हमें इवेंट में बुलाते हैं। हाल ही में हम अलीगढ़ गए थे, टी कमल खान, टिल्लू और सक्सेना, यकीन मानिएगा पब्लिक ताहत नजर पब्लिक थी, और उन्होंने जब हमारे स्टेज पे एंट्री हुई है तो पब्लिक की तालियां, 7 साल के बाद भी लोगों में वही इसका क्रेज बना हुआ है। तो ये इस बात की दलील है कि लोग आज भी हमें पसंद कर रहे हैं और लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया है कॉमेडी के रूप में। बहुत अच्छी बात है कि ऊपर वाला भी कहता है कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेरना सबसे बड़ी इबादत है। तो हो सकता है हम शो के जरिए वो इबादत भी कर रहे हैं कि आज के दौर में इंसान इतना फ्रस्ट्रेट है, इतना निराश है, इतना उदास है, उसकी उदासी को खत्म करते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट हम बिखेर देते हैं। बिल्कुल। अक्सर नए किरदार, नए आर्टिस्ट जब इंडस्ट्री में अपना नाम मुकाम कमाना चाहते हैं तो गलत सलत मशवरों के साथ अपना सही नाम तब्दील कर लेते हैं। ये रिवाज आज भी इंडस्ट्री में है। लोग देखिए, ये अपने अपने जहन का काम है, ये जहनियत पर डिपेंड करता है। हर इंसान की सोच, ख्याल, तसव्वुर सबके अलग अलग होते हैं। कोई नाम बदलता है तो बदले, हमें उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि आज की जनरेशन या कल की भी कोई सी भी जनरेशन हो वो देखती है अदाकारी, एक्टिंग देखती है, नाम कुछ भी हो, नाम बाद में होता है, पहले लोग अदाकारी देखते हैं। आज सलीम जैदी बहुत कम लोगों को पता होगा जितना कि टिल्लू को पता है, टिल्लू नाम पता होगा, क्योंकि वो किरदार ऐसा किया कि लोगों के जहन में टिल्लू भैया, अरे टिल्लू भैया जा रहे हैं। सलीम जैदी को बहुत कम लोगों को पता है जिन्होंने सोशल मीडिया में देखा है। तो नाम कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी अदाकारी बोलती है। इन्हें सलीम जैदी साहब का कहना है कि जो वास्तव देखकर घर बनाते हैं, जो फाल खुलाकर अपनी कामयाबी के लिए जो नए नए नाम अल्फ़ाबेट अक्षर के साथ शुरू हो, ऐसे गलत सलत मशवरों से जो अपना सही नाम, खानदानी नाम, पैदाइशी नाम तब्दील करके, नाम भले ही कुछ भी हो, हमने सुरेश कुमार रख लिया, कपूर रख लिया, इस तरह की जो हरकतें होती हैं ये कमज़ोर ज़हनियत की अलामत है। सैयद सलीम साहब का कहना है कि भाई इंडस्ट्री में किरदार और अदाकार वही कामयाब होता है और ज़्यादा दिन चलता है
जिसके किरदार में दम है और जिसके पास हुनर है, जो उस किरदार को निभाना जानता है, उसकी उस जद्दोजहद और मशक्क़त ही उसका नाम है कि वो अपने उस किरदार को कहाँ तक, किस हद तक जो है निभाने में कामयाब रहा है। तो आज भाभी जी घर पे हैं कि सीरियल की मैं नाज़रीन से ये कहना चाहूँगा कि मोर देन 60 to 70% दिलचस्पी और कामयाबी जो है अहले खाना की तरफ से, घर वालों की तरफ से। अब यहाँ देखिए, इस सीरियल में एक बात ये है कि ये किसी मखसूस मज़हब का सीरियल नहीं है। इसके किरदार रोज़ाना के माहौल में जो कुछ भी दरगुजर होता है, दरपेश आता है, महल्ले में किस तरह के लोग होते हैं, पड़ोसियों में क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें एक समाजी घरेलू कहानी पर इतने तवील अरसे से चली आ रही है। उसमें इस तवील अरसे में किसी एक शख्सियत का अपने सिंगल किरदार से टिके रहना, ये अवाम की दिलचस्पी है उस किरदार में। सलीम साहब, जब आपको इस किरदार से हटकर कुछ करने को कहा जाए तो क्या आप ये शनाख्त टिल्लू की मिटाना चाहेंगे? बिल्कुल। बीच में एक शॉर्ट फिल्म मैंने की थी आशुतोष राणा जी के साथ, जी, टेस्ट ड्राइव जी, वो देखिएगा आप, तो उसमें आपको टिल्लू नजर नहीं आएगा। अच्छा। वहाँ सलीम रैदी एक अलग किरदार में नजर आएगा। अच्छा। और इसके अलावा भी मैंने जो मौके मिले हैं, काम किया है, आप यूट्यूब पर चेक कीजिएगा तो आपको अलग अलग किरदार मतलब दिखेगा सलीम ने कि टिल्लू से हटकर भी है। जैसे यारो का टेंशन सीरियल आया था बीच में, कुछ टाइम के लिए मैंने किया था, उसमें मैं दुबे, इंस्पेक्टर दुबे बना था। तो आप इमेजिन ही नहीं करेंगे कि ये टिल्लू यही दुबे है, मतलब बिल्कुल अलग आवाज, अलग अंदाज, अलग अदाकारी। तो मेरी ये कोशिश रही है। और पाकिस्तान फिल्म देखेंगे आप, भागने का भाग, गौर करिएगा, उसमें एक ही सीन है लेकिन उसका डायलॉग बहुत हिट हुआ था कि वो सब तो दुरुस्त है जनाब, पर मिल्खा सिंह है किधर, ये लोगों की ज़बान पर था। तो उसमें एक अलग अंदाज है, ये लगेगा जर्नलिस्ट है। ट्रिप टू भानगढ़ फिल्म देखेंगे, उसमें मैं एक मतलब एक रेस्टोरेंट है उसका केयर टेकर बना हुआ हूँ, अपना आपको मालिक समझता हूँ। जिस सारे आर्टिस्ट को मैंने उसमें इंट्रोड्यूस कराया है। और यशराज से वहां से स्पेशल मेरे लिए कॉल आया था, शानू शर्मा वहाँ कास्टिंग करती हैं। अच्छा। उसमें मैंने 2.5 मिनट का वन टेक दिया है जिसमें कोई कट नहीं है, आप देखिएगा कोई कट नहीं है। और ये शूट हो रहा था नोएडा में एक कॉलेज के अंदर, कैंटीन के अंदर। तो ऑडियंस खड़ी हुई थी, देख रही थी। सीन के बाद पहली बार जिंदगी में, मतलब ये भाभी जी से पहले की बात कर रहा हूँ, पहली बार किसी ने मुझसे ऑटोग्राफ लिया था, पहली बार किसी ने सेल्फी ली थी। तो वो 2.5 मिनट का वन टेक है। और उसमें डायरेक्टर जीतू ने कहा था, हमारा दोस्त है जितिन पवार, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं दिल्ली की। हाँ, दिल्ली का, मुंबई में ही है। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि सलीम ये यार, ये मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले ही सीन है फिल्म का, एनर्जी भी रहे, इसको मैं कट में नहीं लेना चाहता, एक ही टेक, मतलब यूं कैमरा आया और आप पे आया और 2.5 मिनट आप ही को बोलना है। और उसमें आप देखिएगा, उसमें इतनी मैंने वैरायटी दी है क्योंकि 2.5 मिनट का एक सीन पब्लिक कहाँ तक बर्दाश्त करेगी, लेकिन उसमें गेयर चेंज कर करके और एनर्जी भी दी है, अंदाज भी अलग है। तो आप देखेंगे यार ये तो टिल्लू है ही नहीं। फिर आप ओ तेरी उठाइए, उसमें भी आपको टिल्लू नजर नहीं आएगा। तो मेरे अभी तक के जितने मैंने किरदार किए हैं, हर किरदार दूसरे किरदार से जुदा नजर आएगा। अक्सर देखा गया है कि ट्रेंड तरबियत याफ्ता जो इंस्टीट्यूट से पास होकर निकलते हैं किरदार, और उन्हें इस यकीन के साथ जो है ना ट्रेनिंग दी जाती है कि आप यहाँ से अच्छे तरह से पास हो जाओ तो आपको फिल्म इंडस्ट्री में मौके मिलेंगे। दिल्ली में रहते हुए आपने सिर्फ ड्रामे ही आपका तजुर्बा रहे हैं या आप किसी इंस्टीट्यूट से भी तरबियत ली है? नहीं, मैंने फ्रीलांस थिएटर किया है MS सत्तू जी के साथ, 5 साल मैंने थिएटर किया था। लेकिन मुझे, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उस टाइम एक क्रिएटिविटी रही है और शायद नौजवान इससे कुछ दर्स ले पाए कि रेडियो में रहकर मैं सिर्फ आज ही नहीं रहा, मैंने वहाँ पर शायद जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट थे सब में काम किया। अच्छा। मैंने वहाँ पर ड्रामा सेक्शन में भी काम किया, मैं वहाँ पर स्पोर्ट्स में भी रहा, एंकर बना वहाँ पर, मैं रिपोर्टर भी बना वहाँ पर। मैंने एक युवाणी प्रोग्राम, युवाणी चैनल होता था, उसके लिए भी मैं एंकरिंग की है।
और वहाँ पर एक उर्दू सर्विस के लिए इंटरनेशनल प्रोग्राम जाता था, वहाँ पर भी काम किया। तो मैं जब तक वहाँ रहा मैंने हर डिपार्टमेंट में काम किया। वहाँ से जो मैंने इल्म हासिल किया, वहाँ जो तजुर्बेकार इतने बड़े बुजुर्ग हमारे जो डायरेक्टर हुआ करते थे हर डिपार्टमेंट में अलग, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बाहर मैं थिएटर करता रहा। फिर इसके अलावा एक और आवाज़ जागी कि हमें डबिंग भी करनी चाहिए। जब कहा किसी ने कि डबिंग क्या होती है, तो इंग्लिश फिल्मों की डबिंग में हिंदी आवाज़ दी, और एक ईरानी सीरियल आते थे उसको भी हिंदी में डबिंग हमने करी, वॉइस ओवर भी किया। मुझे लगता है कि यकीन मानिएगा कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर मैंने हाथ ना आजमाया हो। तो उन सब तजुर्बों को इकट्ठा कर कर सलीम जैदी बना, और जो मुंबई की बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने आप को पेश किया और लोगों ने अदाकारी पसंद की। आज तक भी सलीम जैदी साहब का वही दबदबा है कि वो अपनी अदाकारी का अब तक कोई सानी नहीं पैदा कर सके। वो अपनी एक मुनफरिद आवाज़, मुनफरिद अंदाज से इस सीरियल में जमे टिके हुए हैं, और हम चाहते हैं कि इस सीरियल की शोहरत और उसकी तवालत जो है ना दिन ब दिन बढ़ती जाए। ये अपने आप में एक तारीख बने, और इस तारीख के साथ, इस सीरियल के साथ छोटे पर्दे पर जो सबसे मज़ाहिया किरदार पेश करने वाले सैयद सलीम जैदी साहब से हम आगे भी तवक्को करेंगे कि मज़ीद सीरियल्स ऐसे ही कीजिए जिसमें हर ख़ानदान में खुशियाँ बिखरें, चेहरों पर मुस्कुराहटें कायम रहें। आपकी जो कही है बात कि मुस्कुराहट चेहरों पे बिखेरना भी एक तरह की इबादत है, वाकई जो है ना ये बात बहुत अहम है नाज़रीन, कि हर कोई ये कोशिश ज़रूर करे कि टेंशन देना तो सबके लिए आसान बात है, लेकिन किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना ये बड़ा मुश्किल काम है। ये अपनी खुदी को भी जो है ना दाव पर लगानी पड़ती है बाज़ दफ़ा, कि जो है ना मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, लेकिन मेरे एक लहजे से अगर 4 लोग खुश होते हैं तो ये मेरे लिए आज का एहतसाब है, और मैं कामयाब हूँ। इन ही मुस्कुराते हुए चेहरों के दरमियान रहते हुए कामयाबी हासिल करता रहूँगा। इससे ये सलीम साहब का जज्बा है। तो आइए आज के इस मुख्तसर से मुलाकात के बाद हम आपके लिए, आपकी कोशिश के लिए, इस वीडियो के बाद आपकी जितनी भी प्रशंसा मिलेंगी यहाँ से, हम चाहेंगे कि एक दिन ऑनलाइन इसी चैनल पर आपके लिए लाइव पेश करेंगे, ताकि आप लोग भी अपने अपने सवाल सैयद सलीम जैदी साहब से करें। एक आखिरी सवाल से पहले भैया ये बात सुन लो। जी कह तो रहो तुम ऑनलाइन आ जाइयो, एक तो भूतनी का कंजूस सेठ 6 महीने की तनख्वाह ना दे रही है, मैं फ्री में ना आने का। ऑनलाइन बुलाओगे कमर भैया, लिफाफा पकड़ेगा टिल्लू, तब आगा ऑनलाइन, वरना कसम खा के कह रही हूँ तुम्हारे भी गुर्दे छीलूंगा, और जो कैमरामैन है उसके भी गुर्दे छीलूंगा। शेख साहब खुद कहते हैं कि शेख अपनी देख, मैं भी अपनी देखूंगा भैया। लिफाफा जेब में होगा तो टिल्लू मिलेगा। बिल्कुल सीधी सी बात है, बता रही हूँ। हम चाहेंगे कि जो है ना हम अपने गुर्दे छिलने से बचाने के लिए कुछ ना कुछ लिफाफे में ऐसा जादू रखेंगे कि सलीम साहब का सारा गुस्सा और अंदाज तब्दील हो जाए। हाँ बिल्कुल, चाहे उसके लिए तुम्हें अपने गुर्दे क्यों ना बेचना पड़े, लिफाफे में पैसे जरूर मिले, वरना शर्ट उतार लूंगा, पैंट भी उतार लूंगा, यहाँ से यूं नंगा भेजूंगा। बता रही हूँ बहुत टपा बैठा है टिल्लू, बता रही हूँ। ये तो तपना लाजमी है सैयद सलीम जैदी साहब का, कि उनके पास जो भी सेट मिला, जो भी काम मिला, जो भी किरदार मिला, तनख्वाह ही नहीं मिलती जी। वहां से काम करने के बाद सीरियल में कुछ मिले या ना मिले वो पसे पर्दा है, लेकिन अलल ऐलान टिल्लू का कहना है कि ये ऐसा कंजूस सेट मिला है जो 6-6 महीने तनख्वाह ही नहीं देता। तो टिल्लू एक वो किरदार है जो अपने मुख्तलिफ बहानों से अपनी तनख्वाह थोड़ी थोड़ी लेते रहता है। और दूसरी बात भी सुन लो कमर भैया, खुद का नाम तो कमर है, चमक रहे हैं ये। शुक्रिया। और ये तो ऑनलाइन ऑडियंस बैठी है ना, ये भी जानती है, ये सब मेरे फेवर में होंगे कि टिल्लू को तनख्वाह ना मिलेगी तब तक वो तुम्हारा चैनल भी ना देखेंगे। इसलिए अगली बार आओ, ऑनलाइन बैठेंगे, पैर लिफाफा लेंगे, सबको जैसे दूल्हा सलाम करता है ना, हम ऐसे सलाम करेंगे सबको। फिर उन सवालों के जवाब हम ऐसे देंगे कि सबके गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। जी बहुत नाजरीन, ये है सैयद सलीम असगर जैदी साहब, बहुत ही खुलूस इंसान है। जब मुलाकात हमें पाई गई तो हमारे जहन से बिल्कुल स्क्रीन के वो मनाजिर के अलावा कुछ नहीं था, कि सोच में पड़ गए कि हम क्या बात करें, क्या ना बात करें।
ये आखिरी जो है ना क्लिप और अख्ताम ये है। तो आइए अब हम इनके इस किरदारों के लिए आप लोगों की पसंद और की वजह से इनके हुनर को, इनके फन को, इनकी अदाकारी को सराहते हुए किन किन लोगों ने कब कब कितने साल, हर साल में कितने अवार्ड और कितने नुमाया अवार्ड से इन्होंने हासिल किए हैं, उन अवार्ड्स के साथ में हम आपको लिए चलते हैं सैयद सलीम जैदी साहब अवार्ड सेक्शन में। आइए। सर, इसमें मुख्तलिफ अवार्ड्स हैं, इसमें आपके किसी चैनल का अवार्ड है? देखिए, चैनल से तो ये सेलिब्रेटिंग 1000 एपिसोड हुए थे तो हमें मिला था जी, हमारी सभी आर्टिस्ट को मिला था जी। और ये 2020 में दादा साहब फाल्के मिला था बेस्ट सपोर्टिंग टिल्लू का जी, इसमें आप देख सकते हैं बेस्ट सपोर्टिंग का मिला था जी। और इसके अलावा जो है ये अपना गाजियाबाद में बहुत बड़ा कॉलेज है IMS, अच्छा, इन्होंने बेस्ट आउटस्टैंडिंग का जी, किरदार का दिया था जी। और ये हम अमरोहा गए थे तो वहाँ पर निशाने बर्क के तौर पर हमें अवार्ड अच्छा। मिला था और ये इंडिया फेम वाले कराते मेरठ में, अच्छा, तो वहाँ पर अवार्ड से सम्मानित किया था। जूरी के तौर पर हमें देहरादून बुलाया गया था, अच्छा। वहाँ पर बहुत बड़ा फैशन शो हुआ था, उसमें जूरी बनकर गए थे तो वहाँ से सम्मानित हुए थे हम। जी। इसके अलावा ये सारे हैं, कहीं पर चीफ गेस्ट बन के गए हैं या किसी इवेंट में गए हैं। अभी हाल ही में अलीगढ़ हम गए थे जी। तो वहाँ के जो नगर निगम प्रोग्राम कराता है तो उन्होंने हमें ये ट्रॉफी दी थी और यहाँ पर शायद लिखा हुआ भी होगा, देखिए अलीगढ़ नगर निगम। जी, जी, जी। तो यहाँ पर हमारे अरुण कुमार गुप्त जी ने ये प्रोग्राम कराया था तो जी। इसमें भी सम्मानित किया गया था जी। और ये भाभी जी विवान पर हैं गेस्ट ऑफ ऑनर, वहाँ पर विवान एक और बहुत बड़ा होटल है, अच्छा, तो हमारी पूरी टीम को बुलाया था अच्छा, एज अ इवेंट। अच्छा। तो वहाँ पर भी मालिक का करम है। एक ये हकीम जी का हबशी हलवा है जी, जो पिछले 100 साल से चल रहा है और ये रामपुर के नवाब हामिद अली खां के दौर से चल रहा है, तो उन्होंने दिल्ली में ब्रांच खोली थी तो एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर बुलाया था जी। इनाग्रेशन के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम है कि अल्लाह इज्जत से नवाज रहा है और बस वातो इज्जत मंतशा वातो जिल्लो मंतशा। तो ये नाजरीन, अब हम वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम सलीम साहब से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो को जो अपलोड किया जाएगा हमारे दरिया इंडिया की जानिब से ये तवक्को हटा दीजिए कि हम ऑनलाइन जो है सलीम साहब से फिर जो है ना अनकरीब जो है ना आपको मिलवाएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इसका जो रिस्पांस हमें मिलेगा, जितना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा हम उतना ही सैयद सलीम जैदी साहब को आपसे करीब करेंगे, चाहे हमें इन चिरांदों से, स्पेशल चिरांद सैयद सलीम साहब के ज़रिए गुर्दे ही छिलवाना क्यों ना पड़े। और यहाँ नौजवानों से मुखातिब होकर मैं कहना चाहता हूँ, मैं हर जगह जितने भी आज तक मेरे इंटरव्यू हैं वहाँ मैं सबसे कहता हूँ कि ज़िंदगी जो है कुदरत का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है, एक बार ज़िंदगी मिलती है, कुछ ऐसा करके जाइए जिससे आपका नाम हो, आपके वालिदैन का नाम हो। और सबसे बड़ा जो हुनर है, फार्मूला है कामयाबी का, नौजवान भटकते हैं कि यार हमें कामयाबी नहीं मिल रही, वो रास्ता कहाँ से इख्तियार करें, तो सच बता रहे हैं हम आपको कि अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, माँ बाप का कहना मानिए, क्योंकि उनसे बड़ा ना तो कोई गुरु है, उनसे बड़ा ना तो कोई आपका केयरटेकर है, उनसे बड़ा कोई आपसे कोई उनसे बड़ा कोई वेल विशर नहीं है। तो जिसने भी अपने माँ बाप की खिदमत करी है वो दुनिया में भी कामयाब हुआ है और आखिरत में भी। किसी ने इसलिए बड़ा खूब कहा है कि है रुतबा बड़ा तो माँ बाप का। और हाँ, याद रखिएगा उस्तादों का भी एहतराम बहुत जरूरी है, जो आपको सिखाएं। हमेशा आप चाहे उनसे भी बड़ी बुलंदी पर पहुंच जाएं, लेकिन जब भी वो आए अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि है रुतबा बड़ा तो माँ बाप का, जो बात हक है तो उस्ताद का, जो तुमको सिखाता इल्म शऊर, जहालत तबीयत से करता है दूर। जहां तक बने इनकी खिदमत करो, दिलो जान से इनकी इज्जत करो, जो तुम इनकी इज्जत बजा लाओगे तो खादिम से मखदूम बन जाओगे। यही जिंदगी का वाह फलसफा। वाह 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 सर, बहुत बहुत अच्छा। बड़ा अंदाज अच्छा है आपकी कि गुफ्तगू के दौरान जो बार बार आप शेर दोहराते हैं, क्या कभी आपने अपना शेर कहने की कोशिश की है? शेर अपना कहने की बहुत कोशिश की है। ऐसा है कि ये भूखा शेर बब्बर शेर बन जाए और तुम्हें डकार जाए, क्योंकि इतने 1-1.5 घंटा दे दिया मैंने बिना रुपये के। मैं बहुत कंजूस सेठ का काम करता हूँ,
इसलिए हाँ मैं बहुत तपा बैठा हूँ, लेकिन बात शेर की करी है तो मैं एक शेर भी सुनाना बिल्कुल, चाहूंगा। बिल्कुल। नाजरीन और खारीन के लिए मुश्तरी का शेर कह दिया। बिल्कुल मैं यहाँ पर शेर सुनाना चाहता हूँ। मुझे याद आ रहा है वसीम बरेलवी साहब ने 4 मिसरे गए, मतलब इंसान ने अगर उसे जिंदगी में उतार लिया तो कभी दरार पैदा नहीं होगी। क्या कहते हैं वो पैगाम देते हैं कि फसाने बीत जाते हैं, तराने बीत जाते हैं, सताने के मनाने के बहाने बीत जाते हैं, और बिगाड़ने में नहीं लगता वक्त मेरे दोस्त, जमाने में जमाने में जमाने बीत जाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आइए साहब, सलीम जैदी साहब के साथ आप भी जरा थोड़ा सा ले लीजिए तस्वीर वगैरह। बोले कि मेरे हाथ में कम थमा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे